हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि पॉलिटी की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज मैं उस पर बात करूंगी कि 8th क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो मैं सीरीज़ में पॉलिटिकल साइंस में कुछ बिल्कुल बेसिक्स से मैं कवर करूंगी। जो भी यूपीएससी बिगनर्स हैं, स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। तो उसके उसमें जो है उसके लिए आपके लिए आपको इससे आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि कोई हर बिगनर्स को सबसे पहले ये प्रेफर किया जाता है कि फर्स्ट वो जो है एनसीईआरटी ही रीड करे। इसका रीज़न ये होता है कि एनसीईआरटी से आपकी लैंग्वेज थोड़ा सा जो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। आपको थोड़ा सा सेंटेंस होते हैं, हार्ड सेंटेंस होते हैं, उन सबको समझ सकते हैं। क्योंकि आपने इनसे मैं मानती हूँ कि आपने 12th किया है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद अपने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन। बट इसका रीज़न ये है कि आपने उन सारी बुक्स को उस अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं पढ़ा है, बस उसको एज आ 8th क्लास के स्टूडेंट की तरह पढ़ा है। लेकिन अब आपको एक यानी कैंडिडेट आप यूपीएससी कैंडिडेट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, कंप्लीटर हैं, आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आपको नोट्स नहीं बनाना है, बस आपको इसको बस सिर्फ जो है एज लाइक माइंड में मेकअप कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि अभी आपको थोड़ा सा इजी कवर कर लेंगे, तो आपको रेफरल बुक्स पढ़ने में आसानी होगी। इस तरीके से आपका जो है ये बेसिक्स कवर करती है, फाउंडेशन बेस बनाती है। उसके बाद आप जब इसके आगे बुक्स पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसका मेन रीज़न ये है, आपके इसके लिए कोई नोट्स प्रेफर नहीं करना है। प्रॉपर आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी 1 से 2 दिन आपको प्रॉपर लगेगा पढ़ने में, तो आप इसे कम्प्लीटली पढ़ सकते हो। वीडियो के थ्रू मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि वो चीज़ें आपको माइंड में मेकअप हो जाती है, कुछ एडिशनल भी मिल जाता है, उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। बहुत चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं बुक्स के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, तो चलिए हम बात करते हैं अभी तक हमने कौन कौन से कवर कर लिए हैं चैप्टर्स। तो जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कवर कर लिया फर्स्ट यूनिट में, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलरिज्म की बात किया है। सेकेंड है पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज, से उसमें हमने ये दोनों चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। थर्ड आज जडिशरी है, जिसमें हम बात करेंगे जडिशरी यानी पार्लियामेंट के अबाउट मैंने बात की कि पार्लियामेंट क्या है, जिसमें आप जो है लोकसभा, विधान, राज्यसभा की बात की। उसका सेकुलरिज्म यानी कि इंडिया में जो प्रॉपर किसी भी धर्म को पीक पर नहीं रखा गया, हर जितने भी धर्म हैं सबको इक्वलिटी दी गई है, उस पर हमने बात की। फिर उसके बाद जो है पार्लियामेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद फिर सेकुलरिज्म पे बात की। उसके बाद फिर पार्लियामेंट को, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद लॉज को बताया कि गवर्नमेंट लॉज कैसे बनाती है, लॉज का इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें उसी के उसमें सीक्वेंस से आज मैं जजिशरी पढ़ाऊँगी। जजिशरी में हम बात करेंगे कि जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीज़ें कहते हैं, तो माइंड में एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न रहती है। तो उस पर आज हम बात करेंगे जो है बिल्कुल ब्रीफ कॉम्प्रहेंसिव में। उसके आगे हम बात करेंगे फिर अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे ये चैप्टर्स 2-3 दिन में कवर हो जाएगा कम्प्लीटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जजिशरी यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट देखा ही होगा। तो ये आपने निर्भया केस सुना होगा, शायद उनकी मदर हैं, ऐसा कुछ करके है, मुझे थोड़ा सा प्योर नहीं है, बट उसमें आप देख सकते हैं कि कितने दिनों बाद इनको न्याय मिला, जो है डिसीजन यानी कि जजमेंट मिला है, और इतनी सारी फाइलें पलटने के बाद। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। थोड़ा सा इंडिया की जजिशरी में मैं आपको प्रॉब्लम भी बताऊँगी, उसके साथ साथ उसके जो है इशूज़ भी बताऊँगी, सारी चीज़ें से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जजिशरी यानी कि ये तो यही सारी चीज़ें कहता है, हर पर्सन को जजिशरी में जाने का बिल्कुल राइट्स है, वो चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको इक्वल राइट है। कहीं कहीं कुछ चीज़ें एक्सेप्शन भी होती हैं, जैसे कि आपने देखा भी है, उसको चैलेंजेस कह सकते हैं, एक तरीके से रिच पर्सन का डोमिनेशन कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट है अपना, जो आपने देखा है बड़ा सा, यानी वहाँ दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा सा बात कर ले, तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है, अगर जजिशरी का ये प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको जब आप कोई छोटा मोटा केस कर देते हैं, तो आपकी बात यहाँ तहसील में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनी जाती है, इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं। उसके आगे अगर सिविल मैटर का होता है तो आप तहसील में आपकी सुनवाई हो जाती है, अगर क्रिमिनल मैटर का होता है तो वो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है। उसके आगे बात करें तो हाई कोर्ट होता है, प्रॉपर जो स्टेट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, उसमें जाते हैं। हाई कोर्ट में अगर हाई कोर्ट से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते हैं,
तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपना डिसीजन दीजिए। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड वे में है। सबसे पहले आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से एक सीक्वेंशियल चलता है। तो इस तरीके से हमने इस पे बात कर ली। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ जडिशरी। यानी जडिशरी मैंने आपको बताया न्यायालय यानी जिसको कहा जाता है। ये गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स भी हैं जिसको कहा जाता है। 3 पार्ट में बात करें तो गवर्नमेंट के 3 पार्ट हैं। एक है एग्जीक्यूटिव यानी जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक लेजिस्लेचर होता है, सॉरी यहाँ पर जो है कोई भी यानी कि लॉज बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में उसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। उसके बाद जडिशरी में यानी वो चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं, उन सारी चीज़ों पे फैसला लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के पार्ट भी हैं। तो उसके बाद हम जडिशरी के थोड़ा सा रोल्स पढ़ लें, उसके साथ जडिशरी क्या है उस पर बात कर लें। तो जडिशरी मैंने जैसे कि आपके साथ बात भी की कि जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, यानी कि आपने ये बेसिकली आप इससे अवेयर होंगे कि कोई सपोज दैट कोई आप सेल्फ ना गए होंगे तो आपने अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, नहीं तो मूवीज़ में देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें उससे से रिलेट करती हैं। आगे हम जडिशरी के रोल पे बात कर लें। तो कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशूज़। यानी कोर्ट के पास बहुत इशूज़ है। अप्रॉक्सीमेटली अगर करंट टाइम में डाटा के उसमें देखा जाए तो शायद 4 करोड़ के यानी 5 करोड़ के आसपास सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं। यानी इतने सारे केसेस आप सोच सकते हैं कितने सारे लोगों को न्याय नहीं मिला है। तो उसके आगे हम बात करें तो दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट। यानी कि अगर ये तो केसेस की हमने बात कर ली, और सुप्रीम कोर्ट किस किस चीज़ों पे न्याय दे सकता है उसके लिए वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि जो है कोई भी टीचर बच्चों को नहीं पीटेगा। जैसे कि आपने देखा ही करंट टाइम में ये सारी चीज़ें बैन हो चुकी हैं कि कोई भी टीचर बच्चों को मारे नहीं। उसके साथ वो ये भी जो है डिसीजन देता है कि रिवर यानी कि कौन से स्टेट अगर कोई भी रिवर डिस्प्यूट है तो उन सब चीज़ों पे भी ये वो डिसीजन देता है। उसके साथ हम बात करें तो पनिश भी करता है पर्टिकुलर क्राइम पे, यानी कि कोई किस व्यक्ति किस तरीके का क्राइम किया उसके अकॉर्डिंग उसको जो है पनिशमेंट भी देता है। उसके साथ हम बात करें तो ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क ऑफ द जडिशरी डस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग। यानी अदर ये सारे तो एक जनरल इशूज़ हैं जो कि हमने थोड़ा एग्जांपल के उस पर बात की। अब इसके प्रॉपर इसके वर्क पे बात कर ले तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे बात करें यानी फर्स्ट है। सेकंड है जडिशियल रिव्यू पे बात करेंगे। थर्ड है इनका वर्क अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। इन सब पे बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जडिशरी के वर्क्स हैं। तो फर्स्ट हम बात करें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट है उसको सबसे पहला तो ये राइट है या उसका एक ड्यूटी है, कह सकते हैं उसका मेन फंक्शन है कि वो सबसे पहले तो न्याय दे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबके जो भी जितने भी कोर्ट्स हैं सबके वर्क बटे हुए हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट का मैंने जैसा कि आपको बताया, यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट में तहसील में भी केसेस आते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तहसील में तो सारे सिविल केसेस ही सॉल्व किए जाते हैं। सिविल केस आप कहेंगे, क्रिमिनल केसेस क्या हैं तो उसके बात कर ले तो सिविल केसेस में आ जाते हैं जैसे छोटी मोटी चीज़ों पे, जिसमें मारपीट नहीं हो, चोरी कर ली हो या थोड़ी सी जो है या किसी की लैंड एक्विजिशन कर लिया, इन सारी चीज़ों में सिविल केसेस यानी जिसमें मारपीट वाली बात ना हो। और आपने फौजदारी सुना होगा तो वो फौजदारी ही क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें मारपीट की बात हो, किसी की का मर्डर कर दिया गया हो, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट वहाँ सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनी जाती हैं। तो अब यहाँ उसके बाद थोड़ा सा आगे बात करें तो हाई कोर्ट में बड़े केसेस आते हैं। फिर अगर सुप्रीम हाई बेसिकली जो भी केसेस उससे नहीं होते तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको जो है ट्रांसफ़र कर देता है हाई कोर्ट में, या आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है बिल्कुल एग्री नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी आप अगर वो नहीं हुए संतुष्ट तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर सपोज दैट किसी के मर्डर की बात की गई है, कुछ आपने हीनस क्राइम किया जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको डेथ टू सेंटेंस दे दिया है, तो उसके लिए आपको कोई नहीं बचा सकता। एक एक्सेप्शन है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, वो आपके पास ऑप्शन है, जो कि बहुत रेयर केसेस में ही ऐसा हुआ है, कभी हुआ नहीं ऐसा कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती पार्डन की। वो यानी कि आपको पूरा मर्सी पिटिशन के थ्रू जो है आपको मतलब आपके जितना डेथ सेंटेंस है या फिर आपको ऐसे लाइफ सेंटेंस है वो सारी चीज़ें कम कर सकता है। लेकिन अगर इतना हीनस क्राइम है सुप्रीम कोर्ट ने आपको दे दिया है, सेम हाई कोर्ट ने भी आपको हीनस पनिशमेंट कर दिया है, तब भी आप प्रेसिडेंट के पास आते तो प्रेसिडेंट नहीं देगा। बिकॉज उसका रीज़न है कि आपने कोई ऐसा हीनस क्राइम किया ही होगा जिसके थ्रू आपको जेल में जाना पड़ रहा है। तो अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में।
तो जडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन, यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जडिशरी जो भी मतलब जडिशरी का कोई भी पार्ट, उसका मेन फंक्शन है कि सिटीजन के बीच में जो भी डिस्प्यूट हो उसको रिजॉल्व करना। आगे बात करें तो वो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में भी करती है, यानी कि दो सिटीजन के बीच में, जैसा कि आपने देखा सपोज दैट आपके और आपके जो है पड़ोसी के बीच में लड़ाई होती है तो वो जडिशरी इसको सॉल्व करता है। तो उस तरीके से ये सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, यानी सपोज दैट आपकी कौन सी गवर्नमेंट इशूज़ पे हो गई तो वो सारे रिजॉल्व करता है। आगे हम बात कर ले तो ब्रॉडली सॉरी या फिर स्टेट्स के दो स्टेट के बीच में हो गई या स्टेट सेंट्रल के बीच में हो गई, ये सारी अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो वो प्रॉपर ये इसका राइट है कि ड्यूटी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी जडिशरी का कोई भी पार्ट उसे रिजॉल्व करेगा। आगे हम बात कर ले तो जडिशियल रिव्यू। जडिशियल रिव्यू से आपको बता दें तो ये आर्टिकल 13 में है। तो जडिशियल रिव्यू का अर्थ मतलब होता है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बना दिया गया हो जो कि किसी के भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहाँ पर जो है ये जडिशियल रिव्यू होता है। जैसे जडिशियल रिव्यू मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट खुद ही उस पूरे फैसले को जो है जांच पड़ताल करती, छानबीन करके देखती है कि ये सही है कि नहीं सही है। इसी को जडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अगर वो चीज़ें गलत होती हैं तो उसको ये कैंसिल कर देती है। तो ये सारी चीज़ें इसी को जडिशियल रिव्यू कहा गया है। तो इस तरीके से करती है, यानी कि इसमें लिखा भी है कि अगर वो वायलेशन करती है ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दूं तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर दिया गया हो वो सारे प्रोविजंस अगर वायलेट होते हैं तो उसके लिए जडिशियल रिव्यू होता है। यानी जैसे सपोज दैट कॉन्स्टिट्यूशन का सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी मतलब कि हम किसी भी दूसरे देश के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमारे पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हम उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई लॉज इस पे बन गया है कि हम अमेरिका के थ्रू चलेंगे, हम ब्रिटेन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये सारे हमारे जो है सॉवरेनिटी को लॉस करते हैं, हार्म करते हैं। तो उस पर जडिशियल रिव्यू होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये हो गई बात है। आगे हम बात कर ले तो अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट कि जो है अब ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जो जडिशरी होती है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। फंडामेंटल राइट्स आपको मैंने थोड़ा सा बताया था, मन में लेकिन आ रहा होगा कि क्या है, तो इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है जो प्रॉपर आप डेली यूज़ करते हैं। आपको कोई पढ़ने सपोज दैट आप पढ़ने बैठे और कोई आपको रोक दे कि भाई पढ़ो नहीं, आपको डिस्टर्ब करने लगो, तो ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। यानी आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको कोई भगाने लगे कि आप सड़क पे नहीं चल सकते, तो ये आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आप यानी कि एक तरीके से थोड़ा बेसिक बता दें तो फंडामेंटल राइट्स 6 टाइप्स के हैं, जिसमें फर्स्ट तो इक्वलिटी टू है, यानी सबके लिए इक्वलिटी यानी समता अ, है, यानी कि सबको इक्वलिटी दी जाएगी, यानी इक्वल, कोई जेंडर बेसिस नहीं, कोई कास्ट बेसिस नहीं, कोई कैटेगरी बेसिस नहीं, आपको टोटल इक्वलिटी दी जाएगी। जितने मेन को दी जाती है उतना इक्वलिटी आपको भी दी जाएगी, यानी कि जितने भी सिटीजन हैं वो सारे इंडियन में इक्वल हैं। सेकंड पे हम बात कर ले उसी में आर्टिकल 14 में लिखा गया है वो रूल्स, यानी कि गवर्नमेंट में अगर कोई आप क्राइम करते हैं और सेम क्राइम अगला भी करता है तो हो सकता है कि आपने सुना होगा कि उनको कम हीनस मिला, यानी हमको हीनस क्राइम के उसमें जेल में डाल दिया गया। सेम जो है उन्होंने भी किया था क्राइम, उस पर इनको कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं, इससे जो है ये सबके लिए इक्वल जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे सब पे अप्लाइड होंगे। और आर्टिकल 15 की हम बात कर लें, ये 14 की हमने बात की, 15 की बात कर ले तो आर्टिकल 15 कहता है कि सबको इक्वलिटी है, यानी कि इसको किसी भी बेस पे नहीं किया जाएगा, हर उसमें समता दी जाएगी। समता का मतलब आपको थोड़ा सा बात कर लें तो जिस पर्सन के पास नहीं है चीज़ें उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा देन दैट ऑफ जिसके पास है। यानी सपोज दैट आपके पास जो है आपको सपोज दैट आपको खाने की इच्छा नहीं है तो आपको भी 2 रोटी मिल रही है, अगले को बहुत ज़्यादा भूख लगी तब भी उसको 2 रोटी मिल रही है, या वो बड़ा भी है आपसे, अगले को जो है वो यानी बहुत एज्ड है और उसको जो है फल खाना से वो और सब चीज़ें नहीं खा सकते, तो सबको सब चीज़ें दी गई हैं। तो सपोज दैट इसको जब खाने की इच्छा नहीं है तो इसके सारे फूड को इन दोनों में ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो इसको हम समता कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, सबके लिए इक्वल जो है उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दिया जाना, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ हमने बात कर ली। और हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हाँ, अपहोल्डिंग लॉ एंड एनफोर्समेंट ये सारी चीज़ें हमारे राइट्स हैं, यानी थोड़ा सा हमने जो है ब्रीफली बता दिया और आगे हम बहुत ऐसे टाइम पे बात करते रहेंगे।
और इसी के साथ जैसे आर्टिकल आपको अवसर की समानता, यानी कि जहाँ गर्ल्स हो या बॉयज़ हो उनके लिए इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो भी जॉब है, एजुकेशन है, वहाँ वो अपना इक्वल जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हैं। बेसिक स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब होता है कि सपोज़ दैट ये पूरा हाउस है, आप इसे सपोज़ करिए हाउस है, मैंने किसी को उसे रेंट पे दे दिया है। तो मैंने कहा भई कि ये रूम में मैंने देखा कि वो पर्सन आया, बहुत सारे अपने साथ पोस्टर वोस्टर लेकर के आया। तो मैंने देखा, मैंने कहा तुम कुछ भी करना रूम में, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जो है डिस्ट्रॉय मत करना। तो उसने कहा मतलब? तो मैंने उससे कहा कि तुम दीवार पे जो भी चिपकाना चाहो चिपका लेना, लेकिन दीवार के जो पेंट हैं वो निकलने नहीं चाहिए, दीवार में होल्स नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने उससे शेयर कर दी। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, यानी बेसिक हमने जो 4 दीवारों का एक रूम बनाया था, वो रूम होना चाहिए। तो उसी तरीके से इसको बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं और जो भी पोस्टर्स दी गई हैं, वो सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय नहीं करनी है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। आगे हम बात कर लेते हैं अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी ये जो है लॉ को भी अपहोल्ड करता है, यानी क्या कौन सा लॉ सही है, कौन सा नहीं सही, ये सारी चीज़ों पे भी फोकस करता है। और फंडामेंटल राइट्स को भी हमारे वायलेट होने से बचाता है, जो कि मैंने बताया आपको। तो इस पे बात कर लें कि जो है जैसे कि एक स्टोरी इसमें लिखी गई है कि एक पर्सन था हकीम शेख, जो कि 7th क्लास की बुक में लिखी गई है स्टोरी। तो इसमें थोड़ा सा ब्रीफली है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो वो एग्रीकल्चर लेबर था, यानी कि उसके पास पर्सनल की अपनी कोई लैंड नहीं थी, कोई फार्म नहीं था। वो जो है लोगों के उसमें खेतों में काम करता था। वो कहीं से आ रहा था, ट्रेन पर से गिर गया और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई। और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल है उसको लेने से मना करने लगे कि हम आपको नहीं ले सकते हैं। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में, यानी बहुत ज़्यादा घायल हो गया, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि ये क्या है, मुझे राइट टू हेल्थ है, यानी कि हेल्थ की वो, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखने का अधिकार है। तो हमें ये हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं करना है? अगर हम पैसे भी दे रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों डिस्क्रिमिनेशन? तो गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया। तो ये भी आर्टिकल 21 के अंडर आता है, राइट टू हेल्थ, जो कि ये लिखा गया है। तो आप इसे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आगे भी मिलेंगी और याद भी करनी पड़ेंगी। तो इससे बेटर है कि आप इसे अभी से ही समझते चलिए, ताकि आपको बाद में इशूज़ ना हो। तो यहाँ हमने बात कर ली। तो इस तरीके से उनको उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने से बचाया गया। तो जो कि वेस्ट बंगाल की बात करते हैं जो है। अब आगे हम थोड़ा सा बात कर लें, ये तो हाई कोर्ट है, सर ये सुप्रीम कोर्ट है। कब बना? तो अगर बात करी जाए तो ये 1774 में ही बन गया था, लेकिन वो मद्रास में, फिर फाइनली इसे दिल्ली में शिफ्ट किया गया 1950 में। इसे पूरी तरीके से अपना सुप्रीम कोर्ट मान लिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात कर लें तो दैट इज़ द इंडिपेंडेंट जडिशरी। अब जडिशरी के इंडिपेंडेंस पे बात कर लें तो imagine a situation in which a powerful politician has enforced a land belonging to your family, यानी कि इसमें तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई है, लेकिन वो सारी चीज़ें होती भी हैं, हाइपोथेटिकल नहीं कह सकते हैं। ये है कि किसी की पर्सनल लाइफ में होती, किसी की ने देखा होगा, ऐसी सारी चीज़ें। तो इसमें कह रहा है कि एक सपोज दैट एक पॉलिटिशियंस है, उसने आपके लैंड को एक्विजिशन कर लिया है। तो जो है अगर आप उसके अगेंस्ट केस करते हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करे और आपको न्याय ना दिलाए, बल्कि आपको ही डांट के बिठा दे। तो ये सारी चीज़ें कहता है। तो ये यानी कि तो जजिशरी ये सारा क्लियर करता है कि हमारी नज़र में सब इक्वल हैं। मेरे लिए कोई पैसे वाला, गरीब, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, हम इक्वल। आपने जैसा कि उसमें देखा भी होगा, एक लेडी रहती खड़ी, अब तो उनका चेंज कर दिया गया है। अब उसमें पहले तो एक ग्रीक ड्रेसेस पहने रहती थी, एक हाथ में तलवार रहती थी, एक हाथ में तराजू होता था। तो न्याय की देवी जिसको कहा जाता था, वाइट सूट और ब्लैक पट्टी बंधी होती थी उनकी आँख में। तो इनका मतलब होता था न्याय की नज़र में सब एक इक्वल हैं। उनके, मैं किसी को बड़ा छोटा करके नहीं देखती, और ये तलवार ही सबको इक्वल पनिश करेगी। और ये जो इक्वलिटी दिखाती ही बैलेंस तराजू रहता था। लेकिन अब थोड़ा ये चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। इसमें जो न्याय की देवी, न्याय की मूर्ति, स्टैचू ऑफ द जस्टिस उसमें लगी है। उसमें एक लेडी है जो कि इंडियन ड्रेस पहने हैं, एक हाथ में तो उन्होंने बुक ले रखी है, नेक्स्ट हाथ में डोंट नो अबाउट, शायद तराजू ही है, बैलेंस है, आई डोंट नो अबाउट। तो ये है। और उनके हाथ से, आँख से पट्टी खोल दी गई है उनके नज़र में। इसमें कहा गया है इससे कॉलोनियल इफेक्ट आता है, यानी कि हमें लगता है हम कॉलोनियल टाइम में भी जी रहे हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, पहली बात। तो ये हम ग्रीक, हम इंडियंस हैं तो हम इंडियन ड्रेस पहना है कि वेस्टर्न ड्रेस पहना है। तो वो जो मूर्ति होती है उसमें इंडियन ड्रेस में साड़ी पहनी हुई है। और बुक जो ली है वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहते हैं कि यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबको पनिश किया जाएगा, सबको इक्वल जस्टिस दिया जाएगा। और पट्टी, यहाँ आँख पे जो पट्टी बंधी हुई थी
वो भी खोल दी गई कि उनके कहने का मतलब ये सारी चीज़ें देख सके कि क्या सही है क्या गलत है, अंधी होकर के न्याय न दें। यानी कहीं कहीं होता नहीं, आपने देखा है कि निर्दोष को भी मतलब अन्याय न्याय नहीं मिलता है, और जो है जो इनोसेंट जो भी गिल्टी होता है उसको न्याय मिल जाता है। इस तरीके से मतलब उसको नहीं कुछ भी किया जाता जिसको करना होता, तो ये सारी चीज़ें। तो उसने कहा कि न्यायिक देवी अब खोल करके आंखें देखेंगी अपने अकॉर्डिंग कि क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पर न्याय देंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वही इसमें बताया गया है। तो इसमें कहना है कि जो है इसमें जस्ट टू मेक ऑल द गवर्नमेंट फेवर ऑफ द पॉलिटिशियंस, यानी इसमें कह रहे हैं कि जज उसे पॉलिटिशियन का फेवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं जो कि दिखाता है, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द काइंड ऑफ द सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रोवाइड करता है प्रॉपर एक फ्री एंड फेयर जस्टिस के लिए इम्प्रूव करता है। तो इस तरीके से हमने इस पर बात कर ली। थोड़ा सा हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर लेते हैं, जो कि इसके इंडिपेंडेंस को दिखाता है, यानी जडिशरी जो भी है हमारी उसके इंडिपेंडेंस को दिखाता है सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि अगर एग्जीक्यूटिव है ये भी गवर्नमेंट का पार्ट है, इसके साथ लेजिस्लेचर है भी गवर्नमेंट का पार्ट है, और जुडिशरी है ये भी गवर्नमेंट का पार्ट है। ये तीनों है तो ये दोनों तो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, ये भी इससे काफ़ी हद तक इंटीग्रेटेड है बेसिकली, लेकिन इन लोगों का तीनों का वर्क अपना डिवीज़न है, एक दूसरे को उसमें ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कहीं कहीं अगर ओवरलैप करते हैं, जैसे करंट टाइम के उसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था आर्टिकल 200 और 201 पे। तो 200 और 201 में ये था कि जो है 200 में था कि जो है गवर्नर अपने मतलब उसको जो भी उसके पास बिल आता है ना, जैसे आपको बताया था कि एक्ट बनता है, तो जब तक गवर्नमेंट नहीं साइन करेगा तो स्टेट लेजिस्लेचर से बिल नहीं बनेगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर का कोई बिल आता है तो इसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। एक विद होल्ड कर लेना है, अपने अपने पास रख ले। एक रिकंसिडर के लिए रिसेंड कर दे, यानी भेज दे कि वापस ले जाओ, उसे सही करके लाओ। और एक है कि जो है शायद सही शायद 3 कंडीशंस होते हैं, एक तो या तो विथहोल्ड कर ले, दूसरा रिकंसीडर कर दे, और तीसरा है कि राष्ट्रपति के लिए वो प्रिजर्व कर ले। तो यानी ये तीनों ऑप्शंस दिए जाते हैं आर्टिकल 200 के अंदर। और आर्टिकल 201 में ये जो प्रेसिडेंट के लिए रिकंसीडर के लिए रखता है कि प्रेसिडेंट जैसे कंसीडर करके देंगे, तो प्रेसिडेंट के पास कंडीशंस होती है, वो भी विदहेल्ड कर ले या रिकंसीडर के लिए भेज दे, या फिर रिकंसीडर आने के बाद भी वो फिर से ना पास करे, अपने पास रख ले। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस थी। तो जिसमें तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने ये केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो भी ये गवर्नमेंट है इसके गवर्नर, तो आपको बताया है कि गवर्नमेंट में जो गवर्नर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, तो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के उसमें कार्य करते हैं। तो जिसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये अपील किया था कि ये जो गवर्नर है ये बहुत सारी उसको केसेस को बिल को जो है पास नहीं करते, इसकी वजह से यहाँ पर रूल्स नहीं बन पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जो ये है क्या नाम है गवर्नर, ये अपने पास मंथली मैक्सिमम 1 महीने तक रख लेगा, और राष्ट्रपति के पास कहा गया कि बिल के लिए मैक्सिमम जो है 3 महीने के लिए रख लेगा बस, उसके ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता। इनको अपना जो भी अपना डिसीजन है उसको दे करके वापस भेजना होगा। ये गवर्नमेंट ने कहा था। एक तरीके से यहाँ पर फिर से क्वेश्चन उठा कि ओवरलैप कर रहा है ये जो है जजिशरी का, इसमें कोई जो है वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बातें बढ़ रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझना है। जब ये इसमें क्लियर फोकस इसमें मतलब क्लियर वो आ जाएगा कि गवर्नमेंट अपनी बातों को वापस ले लेगी या नहीं, तो हम उस पर बात कर लेंगे। तो करंट में तो इसी यही है, और करंट में यही फॉलो भी किया जा रहा है कि 3 महीने से ज़्यादा प्रेसिडेंट अपने पास बिल्स नहीं रख सकता स्टेट लेजिस्लेचर के, और 1 महीने से ज़्यादा गवर्नर नहीं रख सकता। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। What this means, there is that other branches of government, the legislature and executive cannot interfere in the work of judges। यानी सेपरेशन ऑफ जजेस पावर्स का मतलब ही यही हुआ कि एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जजिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ये तीनों एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जहाँ सही या गलत की बात होगी वहाँ इंटरफेयर करेंगे बस। The courts are not under the government and do not act on their behalf। यानी कि ये भी कह रहा है कि गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर में नहीं आती, ना ही उसके बिहाफ पे काम करती है। ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो और थोड़ा हम बात कर लें तो अब सेपरेशन ऑफ वर्क
Separation of work will is also crucial that judges of the High Court as well as Supreme Court are appointed by with the little interfere from these दो branches of the government। यानी ये सारी चीज़ें सेपरेशन ऑफ वर्क ये भी दिखाता है, इसकी स्टेबिलिटी को दिखाता है। इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा या हाई कोर्ट का जज होगा उसमें जो है उसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रॉपर जो है किसी के द्वारा नहीं किया जाता, एक तरीके से कोलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसमें भी राष्ट्रपति का रोल होता है थोड़ा सा। राष्ट्रपति बट ये ही करता है कि उसे एक तरीके से आप शपथ दिलवा सकता है, समझ लिए कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो 5 मेंबर्स होते हैं वही पूरे जज को मीन्स अपॉइंट करते हैं। उसके बाद वो इनको जो है प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप इनको जज बना दीजिए, तो ये प्रेसिडेंट इनको फाइनली जज डिक्लेयर करते हैं और इनसे जो है इनको एक तरीके से ओथ दिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक तरीके से भी इनके इंडिपेंडेंस को दिखाता है कि गवर्नमेंट कैसे यानी जडिशरी में इंडिपेंडेंट है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव द, यानी जिसके थ्रू गवर्नमेंट में जो है यानी कि ये तो उसके प्रोसेस हो गया इसको चूज़ करने का, उसके साथ उतना ही हार्ड प्रोसेस है जज को हटाना उसके सीट से। उसका रीज़न ये होता है जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस किया जाता है, ऐसा नहीं हटाया जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेलाफाइड पे यानी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे तो ये सारी चीज़ें। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई इतना जब पावरफुल पर्सन होगा तो इतना रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आपने देखी भी होंगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ द जडिशरी that allows the court to play a central role in ensuring that there is a no misuse of power by the legislature and executive। यानी कि गवर्नमेंट यानी जो जडिशरी को पावर्स दिया गया है, इससे ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है जो उसके पावर्स को मिसयूज़ ना कर सके। जो भी उसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पावर मिला हुआ है ये इसे मिसयूज़ ना करे। और आगे हम बात करें तो इट इज़ प्लेज द क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स, जो कि मैंने आपको बताया कि ये सिटीजन्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। यानी अगर बात करें उस प्रोटेक्शन पे तो आपने आर्टिकल 32 सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आगे आप सुन लेंगे। रेमेडीज़ यानी कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, यानी कि उसके थ्रू आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके भी जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खेलने का अधिकार, घूमने यानी टाइम पे जो भी करते हैं हम लोग, यानी पढ़ने का अधिकार, चलने का अधिकार, अगर कोई छीनता है आपसे तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि है महोदय ये पर्सन मेरा आर्टिकल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। या फिर आर्टिकल 222 के अंडर एससी यानी हाई कोर्ट में डायरेक्ट आप अपील कर सकते हैं कि ये पर्सन मेरा वायलेशन कर रहा है, यानी कि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है, कोई सिर्फ पानी ना पीने के लिए दे, आपको अपने पब्लिक प्लेसेस से भगा दे, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन करे, तो ये सारी चीज़ें करते तो होता है। आगे हम थोड़ा सा जो है यहाँ बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर भी बात कर ले हमने, जो कि ऑलरेडी आपको बताया वो स्ट्रक्चर वही है, बस यहाँ थोड़ा सा अगर बता दें ऐसे करके ऐसे। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आता है जो कि इंडिया में एक ही है। ये हाई कोर्ट आता है, अप्रॉक्सीमेटली 28 हैं, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहीं 28 अप्रॉक्सीमेटली हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक नया बना हुआ है। वहाँ आंध्र प्रदेश और वहाँ का तो हैदराबाद ही था, तेलंगाना का हैदराबाद हो गया, और आंध्र प्रदेश का अमरावती में नया बना है, तो शायद 29 अप्रॉक्सीमेटली हो गया। थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और ये हाई कोर्ट की बात कर ली, ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, उसके नीचे तो तहसील का भी कोर्ट आता है, छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं इस तरीके से। तो ये एक तरीके से इंटीग्रेटेड बॉडी है, यानी कि अगर आपको अपील करना है, वो एक्सेप्शन है कुछ कंडीशन जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो डायरेक्ट आप यहाँ जा सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा सा सीक्वेंसिंग जाना पड़ेगा, पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से। तो आगे हम इस पर थोड़ा सा बात कर लें कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ दियर और कंट्री, यानी कि 3 लेयर में दी गई हैं। ये जो बेसिक वाला जो तहसील कोर्ट है इसको माना नहीं जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही माना जाता है, तो एक ये हाई कोर्ट दूसरा और ये सुप्रीम कोर्ट तीसरा। हम बात करें तो सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल फाइल देयर द ओनली वन एट द अपेक्स लेवल। The court that most people interact with are what are the called subordinate court are the district court। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने जैसे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होती है, या फिर यानी कि यूजली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और द टाउन इन हियर मेनी काइंड्स ऑफ द केसेज, यानी छोटे छोटे केसेस को ये सारे हैंडल करते हैं।
आगे हम बात कर ले तो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड सॉरी देयर आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जजेस, यानी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं। आगे हम बात कर ले तो हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि जो कि हाईएस्ट कोर्ट होता है, यानी कि जैसे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट यानी कि जो स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, यानी उसकी बातों को हम कंडेम नहीं करते, उसे हमें फोर्सफुली मानना पड़ता है। उसके आगे हम बात करें तो एट द टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली, यानी कि जो कि करंट टाइम में न्यू दिल्ली में है, जो कि मैंने आपको बताया भी। आगे हम बात करें तो प्रिसाइडेड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें तो एक CJI होते हैं यानी चीफ होते हैं, और 33 अदर जजेस होते हैं, ये 32 33, तो ये सारी चीज़ें। आगे हम बात कर ले तो डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, यानी जो भी इनके नीचे कोर्ट्स होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो इन सभी को जो है कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि ये स्ट्रक्चर में भी बना हुआ था, अगर हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहाँ SC हो गई, यहाँ SC हो गई, यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गई, SU लिख देते हैं, तो इस तरीके से। अब थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं, हाई कोर्ट द फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट सबसे पहले बनी थी 1862 में, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट बनी थी, बॉम्बे हाई कोर्ट बनी थी, इस तरीके से टाइमली बनती गई। और ये हाई कोर्ट ऑफ द पटना है, यानी बिहार की, ये है कर्नाटका की, ये सारी यानी कि हाई कोर्ट सब स्टेट्स में, मैक्सिमम जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं सब में है। तो आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर है, उसकी लिस्ट थोड़ा सा देख सकते हैं अपने इंटरेस्टिंग के लिए। तो और आगे हम थोड़ा सा बात कर लें, इन इंडिया वी हैव अ इंटीग्रेटेड जडिशियल सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड जडिशियल सिस्टम का मतलब है जैसा कि ये इसको जडिशियल सिस्टम यानी कि ऊपर से कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं तो नीचे आते हैं, और कुछ भी होता है तो नीचे से ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड है। आगे बात करें मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट और बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो सबके ऊपर बाइंडिंग होता है। अनदर वे understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर निचले अदालत से आप खुश नहीं है, सेटिस्फाइड हैं, तो आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, यानी उससे ऊपर वाले पे। अब थोड़ा सा हम एक केस पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपको केसेस भी याद रखने होंगे, आपने सिलेबस तो देखा ही होगा प्रॉपर में क्या क्या है। उसके आज थोड़ा सा आप PYQs देख सकते हैं, प्री मेंस का भी, तो आपको थोड़ा सा जो है ये क्लियर हो जाएगा क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप टाइमली देखते जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो अब थोड़ा सा यहाँ बात कर ले कि लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स स्टेट दिल्ली का, यानी कि एक केस है 1985 का, जिसमें लक्ष्मण कुमार की शादी हुई थी 20 ईयर ओल्ड एक लेडी सुधा गोयल से 1980 में। वो दिल्ली अपने भाई के साथ रहते थे, अपनी फैमिली जो यहाँ रहती थी दिल्ली में एक फ्लैट में। कुछ टाइम बाद जो है वो यानी फरवरी में उनकी शादी हुई, और 2 दिसंबर को ही जो है उनकी डेथ हो गई, उनकी वाइफ जलने की वजह से। तो उनकी जो फैमिली की जो वाइफ की फैमिली थी, उन्होंने अपील किया कि उनकी बेटी को जला कर के मार डाला गया। उन्होंने कुछ नेबर्स को यानी विटनेस बनाया, गवाह बनाया, यानी कुछ सपोज दैट होता ही है कि यानी कि आप देखते हैं कि विटनेस का मतलब गवाह, कोई जिसने देखा वो बताए, तो उन लोगों को गवाह बनाया। आगे हम बात करें तो दिसंबर रात में उन्होंने सुना कि सुधा जो है, मतलब उनके कहने का मतलब था कि सुधा के फ्लैट जो है वो सपोज है सुधा के कपड़े में आग लग गई, सुधा जल गई, लेकिन ये सुना गया कि रात में सुधा के कपड़े मतलब सुधा के ऊपर उसकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने केरोसिन ऑयल डाल दिया, उनके हस्बैंड ने आग लगा दी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि सुधा साड़ी में जल रही है, तो उनको गनी बैग होता नहीं जो जिसको सेक्स कहते हैं, तो वो सैक्स से जो है उनको ढक करके मतलब रखा गया था, जो वो ब्लैंकेट से ढका गया, यानी कि आग बुझाने के लिए जो बोरे का यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें कोई भी कॉटन का कपड़ा होता है उसमें आग जल्दी नहीं पकड़ती है, तो उन सब चीज़ों से बचाने की कोशिश की भी गई थी। तो ये सारी चीज़ें की गई, जो लोगों ने देखा तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताया। तो ड्यूरिंग ट्रायल मेंबर्स ऑफ सुधा, यानी जो ट्रायल किया गया कि क्या कंडीशंस उस टाइम की थी, तो उनके मतलब जो विटनेस थे उन्होंने ये बताया कि जो है सुधा को टॉर्चर करते थे इनके लॉज, यानी कि जो ससुराल वाले थे। और उसके बाद उनसे उनकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा पैसों की। उसके साथ साथ उनका जो पहला फर्स्ट बेबी हुआ था, तो उस पर इनको एक स्कूटर और फ्रिज की डिमांड भी की गई थी कि इस पर होगा तो ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी।
और यानी कि डॉवरी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी डॉवरी की डिमांडिंग थी। और जो एज पार्ट ऑफ दियर डिफेंस, यानी कि जो है लक्ष्मण और उनकी मदर्स ने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि सुधा की साड़ी में जो है आग लग गई एक्सीडेंटली, यानी कि वो मिल्क हीट कर रही थी, गर्म कर रही थी स्टोव पर, और जो है सडनली उनकी साड़ी में फ्लेम लग गई, आग, जिसको बुझाने में मतलब वो लोग फेल हो गई, फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें बात करते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, देखिए इंटरेस्टिंग है। तो उसके बाद जो है, तो इसमें जब सुप्रीम यानी कि हाई कोर्ट ने इनके 3 लोगों को पकड़ा, जो है ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र, यानी कि जो कि उनके क्या कह सकते हैं, जो लक्ष्मण है उनके ब्रदर इन लॉ थे सुभाष चंद्र, और जो है लक्ष्मण और उनकी माँ, तीनों लोग को डेथ टू सेंटेंस दिया गया। यानी कि हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है यानी ये तीनों लोग इन्वॉल्व थे, तीनों लोग को फांसी की सज़ा हो। तो ये सारी चीज़ें उनको यानी हाई कोर्ट ने प्रॉपरली दे दिया। तो वो लोग इससे बिल्कुल यानी सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो फाइनली उन लोगों ने अपील किया हाई कोर्ट में, और उन्होंने सेम चीज़ें बताई कि जो है सुधा एक्सीडेंटली मरी, मतलब डेथ हुई थी, और उसके साथ केरोसिन का स्टोव में, और तो हम लोग निर्दोष हैं। तो ये सारी चीज़ें की गई। तो यहाँ फिर हम आगे बात करें, तो फिर जो वीमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट द अगेंस्ट डाउरी डेथ, उसी टाइम पे जो है एक आवाज़ उठी, जो यानी कि जो वीमेंस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जैसे कि आपको कल भी बताया था कि एनजीओज जो होते हैं, तो वो उन लोगों ने डेथ के अगेंस्ट जो है एक डाउरी डेथ पे स्पीक किया, यानी कि इसके लिए एक लॉ बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें की गई। तो जो है उस पर हाई कोर्ट ने यानी कि फाइल सॉरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ से सारी चीज़ें हुई, तो जो है फिर फाइनली हाई कोर्ट ने कहा कि जो है यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें यानी कि केसेस होते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, जैसा कि आपने देखा भी है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में कहा कि जो ये मदर और उनका पूरा रोल है उसमें डेथ में, हस्बैंड का, तो उनको डेथ टू सेंटेंस दिया जाए। और जो इनकी एविडेंस के अकॉर्डिंग पता चला, और सुभाष इनके भाई थे चंद्र, सॉरी ब्रदर इनला थे, उनको जो है सिर्फ लाइफ टू प्रिजन फॉर लाइफ दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें की गई। यानी कि तो यहाँ से निकला कि कोई भी पर्सन पहले यानी इंटीग्रेटेड वे में जाएगा, ना कि जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करेगा। तो इस तरीके से केसेस हैं। ये सबॉर्डिनेट केस कोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हाई कोर्ट तो और सुप्रीम कोर्ट का तो आपने बहुत सारी जगह का दिखाया भी मैंने आपको। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपको पता चली। अब थोड़ा सा बात कर ले, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, यानी अदर भी लीगल सिस्टम के डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या हैं, कैसे होता है, उन सब चीज़ों पर थोड़ा हम बात कर लें। तो ये डाउरी डेथ जो है फॉल्स विद इन व्हाट इज़ द कंसिडर अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड द वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ, यानी कि क्रिमिनल लॉज का वायलेशन किया इन्होंने, ये सारी चीज़ें हुई। अब क्रिमिनल लॉ में लीगल सिस्टम आल्सो आइडल्स डील विद द सिविल लॉज केसेस, यानी सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ केसेस मैंने आपको बताया भी है। और इसमें ब्रीफली देखा जाए तो इसमें डिफरेंस भी दिया गया है। अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें, डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइन एज द ऑफेंस, यानी कि कह रहा है कि कुछ मतलब हीनियस क्राइम में हो, जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए तो डेप्थ हैरेसिंग अ वीमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, मर्डर, यानी मर्डर के केसेस, डॉरी केसेस, हैरासिंग केसेस, ये सारे अगर आते हैं तो वो जो है क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं। आगे हम बात करें तो यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी इसके लिए हमें FIR भी करवानी पड़ती है। उसके बाद बात करें तो पुलिस हु इन्वेस्टिगेट, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है क्राइम पर। और जो है उसके आगे हम बात करें तो फाउंड गिल्टी, जिसको यानी फाउंड गिल्टी पाया जाता है उसको पनिशमेंट किया जाता है, जेल भी डाला जाता है, फाइन भी दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। और सिविल लॉज में थोड़ा सा उससे वो है, क्या कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। यहाँ बात करें तो डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी किसी पर्टिकुलर के राइट्स का वायलेशन हुआ हो छोटी छोटी चीज़ों में, जिसमें डिस्प्यूट हो रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, यानी ज़मीन के खरीदारी में कोई करप्शन किया गया हो, तो इस सब चीज़ों पे सुना जाता है। परचेज ऑफ द गुड्स, यानी चीज़ों को खरीदने बेचने में थोड़ा सा आपने कहीं बेईमानी कर ली एक तरीके से। या रेंट मैटर का हो, यानी कि बहुत सारे आपने देखा है कि रेंटर्स बहुत सारे रेंट नहीं देते हैं, न डाइवोर्स के केसेस में, ये सारे केसेस सिविल केसेस में आते हैं। यहाँ पर जाने की शांति से यहाँ पर बातें हों। आगे हम बात कर ले तो पिटीशन हैज़ टू बी फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली, यानी कि इसमें पिटीशन फाइल की जाती है उस पार्टी के द्वारा जिसने जो है मतलब इसको अफेक्ट किया गया, जो भी इससे प्रभावित हो।
इन रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट कैन फाइल अ केसेस, यानी कि लैंड वाले मैटर में, यानी कि जो रेंटिंग के मैटर में हो या लैंड के मैटर में, तो वही ऑनर ही उसका फाइल कर सकता है। उसके आगे हम बात करें तो कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड, यानी कोर्ट उसे स्पेसिफिक रिलीफ के टाइम भी देता है, चीज़ें बताता है, ये सारी चीज़ें। इंटेंस अगर उदाहरण में देखा जाए तो केस बिटवीन आवर लैंड लॉर्ड एंड द टेनेंट, यानी जमींदार और किसान के बीच में अगर लड़ाई होती है तो कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड, यानी कि यहाँ पर ज़मीन को खाली पड़े रहने के लिए कह देती है कोर्ट। ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स में है, थोड़ा धीरे धीरे आप समझते चले जाएंगे कि क्या है सिविल कोड, क्या है क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल यानी कोई हीनस क्राइम किया हो बड़ी बड़ी चीज़ों का, यानी आपने देखा ही है, और सिविल में यानी छोटे छोटे मैटर पर बात हुई हो, तो ये सारी चीज़ें। तो ये तो आपको थोड़ा सा डिसाइड करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कौन सा हीनस क्राइम है, कौन सा जो है यानी कि सिविल में आता है। ये दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, दोनों को पढ़ करके। इसमें कहा भी क्या है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर परसिस्टेंटली हरास्ड बाय अ ग्रुप ऑफ बॉयज व्हाइल वॉकिंग टू स्कूल, यानी कि ये किस केस में आएगा कि जो है एक मतलब कुछ गर्ल्स हैं जो कि स्कूल जाते टाइम कुछ बॉयज़ उनको हैरास करते, परेशान करते हैं, तो ये किस इसमें आएगा। और आगे बात करें तो अ टेनेंट हु इज़ बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि जो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट केस टेनेंट ने फाइल किया है कुछ चीज़ जो है कि उसकी ज़मीन के उसमें करप्शन के उसमें, तो ये किस उसमें केस में आएगा। तो आपको बताना है कि सिविल केस में कौन सा केस आएगा और क्रिमिनल केस में कौन सा केस आएगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम थोड़ा सा लास्ट टॉपिक यहाँ बात कर लेते हैं, सॉरी फिर थोड़ा लास्ट नहीं है, यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, यानी कौन जा सकता है, किसके पास ये राइट्स है कि वो वहाँ इसके अगेंस्ट जा सकता है कोर्ट में। तो इसमें बात करें तो सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, यानी एक्सेस है, यानी कोई भी पर्सन जा सकता है अपने केस के अकॉर्डिंग। यानी आर्टिकल 19A तो वैसे भी राइट्स भी देता है, इक्वल राइट, यानी नालसा जिसको कहते हैं आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल 39A ये हमें राइट देता है कि जो है आप सबको इक्वल राइट्स देनी चाहिए, यानी मिलनी चाहिए, यानी जजमेंट्स। तो उसमें बात करें तो जैसे कि कोर्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग फॉर फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स के जो है वायलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके आगे हम बात करें, इफ एनी सिटीजन्स बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ फॉर जस्टिस टू बी डन, यानी ये सारी चीज़ें करता है। उसके आगे हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। इन रियलिटी, अगर रियलिटी देखा जाए तो कोर्ट तो सभी के लिए अवेलेबल है, बट यहाँ अगर रियलिटी में देखा जाए तो एक्सेस टू कोर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया, यानी कि बहुत सारे मेजॉरिटी में अगर देखा जाए तो पुअर को जजमेंट नहीं मिला हुआ, जो कि मैंने आपको दिखाया कि कितने बैकलॉग केसेस हैं, 400, यानी अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब में है, अप्रॉक्सीमेटली 4.75 करोड़, यानी समथिंग 5 CR के करीब में केसेस पेंडिंग है, जो कि हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, यानी टोटली मिला करके जितने भी केसेस हैं पेंडिंग है, इतने सारे केसेस। तो हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लें तो लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि प्रॉब्लम इसका ये है कि लीगल प्रोसीजर होता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है बहुत लंबा टाइम लग जाता है। फाइनली जो है मतलब यानी कि इतना टाइम हो जाता है कि आदमी उसके पीछे लड़ना बंद कर देता है, और फाइनली वो केसेस पेंडिंग ही रह जाते हैं। पीपल यहाँ अपना सेटल कर लेता होता है तो ठीक, नहीं होता तो संतोष कर लेता है। आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम रिमोट, यानी इस तरीके से चेंज होता है, यानी कि होता क्या है कि पीपल इतने पुअर हैं, उसके बाद अगर वो केस सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चला गया तो इतना लॉन्ग टर्म डिस्टेंस पर हो जाता है, उसके साथ एक्सपेंडिचर बहुत आ जाती है, जिसके लिए जो है गवर्नमेंट जो भी विक्टिम्स होता है फाइनली वो केस ही छोड़ करके रहने देता है, यानी कि इग्नोर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात करें तो इसी के थ्रू से आया था 1980 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी इसको मैं बात करूँ तो PIL होता है, यानी कोई पर्सन इस पर वो अपील कर देता है दूसरे के उसमें, कुछ केसेस में जहाँ पर लोगों का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, जहाँ पर पर्सनल पीपल अपने अगेंस्ट, यानी कि वो अपना जो भी हरासमेंट है, जो भी उनको इशूज़ हो रहे हैं उसके अगेंस्ट ये केसेस नहीं कर पाते हैं, तो उसमें PIL दर्ज की जाती है, यानी दूसरा भी पर्सन उसके लिए लड़ सकता है।
इसने थोड़ा सा राइट्स को इशू बना मतलब ईजी कर दिया है लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए। यानी कि सपोज दैट पहले मैंने जैसा कि आपको बताया भी कि जिसके राइट्स का वायलेशन होता था पर्टिकुलर वही जा करके वहाँ पर अपील कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो PIL के थ्रू दूसरा भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ बात करें तो रिस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड सिक्योरिंग the release of the prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। यानी कि ये PIL की शुरुआत भी वहीं से हुई थी और एग्जाम्पल के में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जो है बिहार के जेल में बहुत सारे प्रिजनर्स थे जिनका लाइफ टाइम बहुत कम ही था वो टाइम, लेकिन बहुत लंबे टाइम से पड़े हुए थे, उनका कोई केस सुन ही नहीं रहा था। जितना बड़ा तो उनका केस नहीं था, यानी कि उन्होंने क्राइम नहीं किया था, उससे ज़्यादा वो जेल में टाइम स्पेंड उन्होंने किया। जैसा कि आप कौन से क्लास में आई डोंट नो, एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी लालुंग ऐसे कुछ करके था, तो उसमें बताया गया था कि एक आदमी यानी कि एक प्रिजनर था वो, यानी कि वो अप्रोक्सीमेटली 25 की समथिंग एज में जेल में गया था। फाइनली वो 55 ईयर आफ्टर लौट करके आया था जेल से, और उसने सिर्फ क्राइम इतना किया था कि एक पर्सन को मार दिया था, उसके सर में थोड़ी सी चोट आ गई थी जिसके लिए 2 महीने से कम की भी सज़ा हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये कंडीशंस भी हैं, ऐसा नहीं मैंने आपको बताया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट कितना सिग्निफिकेंट है और कितने चैलेंजेस हैं, मैंने दोनों आपको डिस्क्राइब कर दिया। कि उस पर आगे हम थोड़ा सा बात करें तो यहाँ तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी कि जो MDM यानी कि मिड डे मील के बच्चे हैं इनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी हम PIL दर्ज कर सकते हैं। तो बिल्कुल दर्ज कर सकते हैं अगर केसेस उस अकॉर्डिंग हो, यानी कि बच्चों का जो है प्रॉपरली न्यूट्रिशंस फूड ना मिले, तो ये सारी चीज़ें तो जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हमने आपके साथ इसके सिग्निफिकेंट और उसके साथ साथ चैलेंजेस सब कुछ फेस किए। मेजर्स में हम प्रॉपरली थोड़ा सा बता सकते हैं कि यानी कि इस पर थोड़ा सा पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए। नीचे जो है बिल्कुल सबॉर्डिनेट कोर्ट यानी बॉटम टू अप अप्रोच के थ्रू जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेंथ किया जाए, यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट में भी उसका प्रॉपर ट्रायल किया जाए। उसके बाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें जाते जाते उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। उसके बाद ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी ये जो आज लोकल यानी कि एक तरीके से लोकल मोबाइल जो कोर्ट्स होते हैं उनका यूज़ किया जाए बहुत केसेस में। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्पफुल कर सकती हैं। तो यानी आपको 2-3 मैंने इसके सोल्यूशंस भी बता दिए कि यानी क्या क्या किया जाए। एक तो पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए, यानी कि जो बहुत लूज़ हैं लोगों को जो है आसानी से, पहली बात तो समझ नहीं आती हैं चीज़ें क्या कैसे हैं। दूसरी बात थोड़ा सा जो भी आइडियाज़ यानी जो भी पनिशमेंट है उनको दिखाया जाए। सिर्फ ये नहीं कि पनिश बहुत ज़्यादा कर दिया जाए जितना वो है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ किया जाए, लोगों को समझ में आए कि ये अगर किस गलती पे क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, लोगों को थोड़ा सा अवेयर भी किया जाए। उसके साथ साथ हम बात करें तो ADR फॉलो किया जाए, यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR। तो यानी कि जो मोबाइल कोर्ट टाइप्स होते हैं उनको फॉलो किया जाए, यानी कि जो लोग यहाँ ग्राम न्यायालय करके ऐसा होता नहीं, तो उन सब चीज़ों से वो भी सही अच्छा रूल, यानी कि आपका एक तरीके से वो पैसा भी करवा देते हैं। छोटी छोटी फैमिलियों में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करवा देते हैं। उसके साथ साथ इनमें यानी कि जो आपका फीस होती है वो भी बचता है, उसके साथ साथ टाइम भी बचता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छा मतलब जजमेंट दिलाते हैं, तो वो सारी चीज़ भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ा सा हर बातों में लड़ाई कहाँ कैसे क्या करते हैं, उन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा लोगों को अवेयर किया जाए कि हर चीज़ें लड़ाई से नहीं सॉल्व होती हैं। उसमें यानी पब्लिक हार्मनी भी ज़रूरी है, पब्लिक हार्मनी बनाना भी चाहिए। और वैसे भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि लोगों के बीच में हमें जो है वो क्या कह सकते हैं कि ब्रदरहुड यानी और जनरेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली, थोड़ा सा और एक टॉपिक बाकी है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये दादी हैं, आप देख ही सकते हैं कि राइट्स टू लाइवलीहुड का एक कॉन्सेप्ट है, तो जिसके थ्रू ये अपना अर्निंग कर रही हैं। यानी कि हर पर्सन को अर्निंग का राइट्स है, यानी कि अर्निंग तो आपने देखा कि अब कह सकते हैं कि दादी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है लेडी, बट जो है ये अर्निंग के लिए बैठी हुई है। तो हो सकता है कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं ना कि लोग जो है फाइनली वो किसी भी एज में हो वहाँ पर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक केस है यहाँ पर है कि यानी कि एक केस गया था ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यानी जो है एक केस सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मैंने सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइवलीहुड का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि उनको जीने का अधिकार है, तो उसके साथ साथ उनको अर्निंग का भी अधिकार है। कोई भी पर्सन कुछ वर्क्स कर सकते हैं जो उनके लिए अफोर्डेबल हो, उसके लिए उस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता। फाइनली इनका कहने का मतलब यही है। आगे हम बात कर लें यहाँ पर थोड़ा सा, तो
फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि कोई भी कॉमन पर्सन के लिए अगर कोर्ट जाता है तो उसका मतलब ही है कि जो है जस्टिस मिले उसको। आगे हम बात करें तो कोर्ट्स एक्सरसाइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड यू सा इन द अबव केसेस कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड अ राइट टू फूड, यानी कि राइट, यानी आर्टिकल 21 आप पढ़ेंगे, कल मैं आपके लिए वो थोड़ा चार्ट लेकर आऊँगी, तो उसमें है आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं जो कि आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि सोने का तक का भी अधिकार है, रेस्ट का भी अधिकार है, उसके साथ साथ जो हैंड कर वानी की जो हाथ में हथकड़ी लगा के लोगों को ले जाया जाता था, तो वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। एक ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक सेफ क्लियर इन्वायरमेंट आपको रहने के लिए है, तो ड्रिंक वाटर है, यानी ड्रिंकिंग वाटर सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। तो आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है। आप एंड जो है छोटी चीज, और उसमें राइट टू डेवलपमेंट भी अभी रिसेंटली जुड़ा है। उसके साथ साथ हम बात करें तो राइट टू प्राइवेसी है, जर्नी की जो करंट टाइम में आज जो है जिनजी जनरेशन तो मेनली फॉलो करती है कि राइट टू प्राइवेसी में प्राइवेसी होनी चाहिए, तो राइट टू प्राइवेशन भी आर्टिकल 21 में ही है, अभी 2021 में जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बात कर ली। थोड़ा सा हम बात कर ले तो देयरफॉर ऑर्डर द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील, यानी कि राइट टू फूड का भी जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो है मिड डे मील का कॉन्सेप्ट भी आता है, यानी जो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं तो उनको जो है खिलाया जाए। इससे दो तीन चीज़ें भी मतलब सिग्निफिकेंट होंगी। इससे रीज़न क्या होगा कि एक तो बच्चे को जो फूड मिलेगा तो घर से ये कहने का चांस नहीं होगा कि भोजन नहीं है, इसलिए बच्चे जो है स्कूल नहीं आते टाइम पे, तो वहाँ पर जो है भोजन दिया जाएगा। सेकेंड मैटर है कि जो इंडिया में इनइक्वालिटी है वो पब्लिक हार्मनी मेंटेन होगी, यानी कि हर कैटेगरी हर कास्ट, वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना कास्ट बेस्ड, वो सारे रिड्यूस करके यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक इक्वालिटी आएगी, पब्लिक हार्मनी होगी। क्योंकि हम जब फ्रेंडशिप करते हैं तो उसमें कास्ट कैटेगरी ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, हम जस्ट अब उसे एक फ्रेंड ढूंढते हैं, तो वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होंगी। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें वीमेंस को मेनली रखा जाता है, जो कि वो थोड़ा सा केयरिंग भी करती हैं बच्चों का, और जो यानी कि गवर्नमेंट स्कूल की बात मैं करें, ये नहीं कि अन्य स्कूल्स की, तो ओनली गवर्नमेंट में तो इसमें 2 से 3 लेडीज़ होती है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, तो उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, यानी कि एक तरीके से उनको एक पुअर क्लास से ही लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली। और यहाँ पे थोड़ा सा उसी के अबाउट लिखा गया है कि वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन, यानी जिस भी पर्सन को जिस वर्क में इंटरेस्ट हो वो कर सकता है। आर्टिकल 19 में भी ये लिखा गया, जो कि राइट टू फंडामेंटल राइट है, उसमें भी लिखा गया है कि वो हर पर्सन को अपना प्रोफेशन का राइट है, बट ये है कि वो हीनियस क्राइम ना करने लगे कि राइट टू लाइवलीहुड के उस पर जो है कोई क्रिमिनल, यानी कि कोई एक तरीके से क्रिमिनल हो जाए, यानी इसमें कुछ चीज़ें रोक है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि कहते हैं हम चीज़ों को खरीदने बेचने का हमारा प्रोफेशन है, फाइनली वो आदमियों को खरीदने बेचने लगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। और यहाँ पर तो एक स्टोरी लिखी गई है कि अब फोटो शोज द फैमिली मेंबर ऑफ द सम ऑफ द 43 मुस्लिम ऑफ द Hashimpura Meerut killed at 22 May 1987. These families have been seeking justice for the over 20 years. Due to long delay in the commencement of the trial, the Supreme Court in September 2002 transformed the case from the state of Uttar Pradesh in Delhi. यानी कि एक केस है, इसमें कहा गया कि एक जो है मेरठ में एक बार केस हुआ था 22 मई में 1987 में, जिसमें 20 साल से जो है यानी कि इसके जजमेंट के लिए वीमेंस लड़ रही हैं, उनके लोगों को मारा गया था बहुत सारे, यानी 43 मुस्लिम्स को मार दिया गया था। तो उसी के लिए केस पे ये लड़ रही हैं, तो उसकी डिमांड कर रही हैं, यानी कि सब जो है राइट टू जस्टिस केस में, तो वही सारी चीज़ें की गई हैं। तो ये वही दिखाता है। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक्स पढ़ा, और आपको ये छोटे छोटे जो बॉक्स में लिखे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होते हैं, तो आप पढ़ करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ें कैसे हैं, क्यों हैं, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाए रहता है, यानी कि तो यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको इशू हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी यानी जिस भी टॉपिक को आपको वीडियोस चाहिए आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद फिर आप हमें सब सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ने के लिए और बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने के लिए, जो कि ऑलवेज के लिए आपके माइंड में मेकअप हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं। और मन लगा के थोड़ा सा हार्ड वर्क करके पढ़िए, क्योंकि एक बार आप रेजोल्यूशन ले लीजिए कि कब हमको प्रॉपर सक्सेस सिलेक्शन लेना है। उसके बाद फिर आप जो भी करना है आप उसमें मस्ती कर सकते हैं। जो भी आप इलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन आप देखते हैं कितना ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि एक तरीके से आप अपने आप को तो राजा वाली फीलिंग आने लगती है। वो तो आप एक पब्लिक सर्वेंट बनेंगे तो उसके लिए आपको कंपैशन भी रखना जरूरी है, इंटीग्रिटी भी रखना जरूरी है। वो सारी चीज़ें आप बैलेंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम ज़रूर उसका सलूशन देंगे। थैंक यू।